भूगोलिक ढांचा। भारत का इतिहास इसके भूगोल के सामान्य ज्ञान के बिना समझा नहीं जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप उतना बड़ा है जितना रूस को छोड़कर सारा यूरोप। इसका कुल क्षेत्रफल 42,42,02,500 वर्ग किलोमीटर है। इस उपमहाद्वीप 5 देशों में बटा है: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। भारत की आबादी तत्कालीन समय में 98.5 करोड़ के लगभग थी, जो वर्तमान में 125 करोड़ को पार कर चुकी है। इसमें 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसमें से कई राज्य यूरोप के कई देशों से बड़े हैं। जैसे क्षेत्रफल में बिहार इंग्लैंड के बराबर है और यूरोप के कई देश मध्य प्रदेश से छोटे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप एक स्पष्ट भौगोलिक इकाई है। इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। भारत के इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है और देश के अधिकांश क्षेत्र में विभिन्न मात्रा में पानी बरसाता है। प्राचीन काल में सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था और खेती वर्षा पर ही निर्भर थी। आज जिसे हम उत्तर भारत की खरीफ फसल कहते हैं, वह प्राचीन काल में दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आश्रित थी। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती थी, जो उस समय गेहूं, जौ आदि प्रमुख फसलें होती थीं। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती थी, जिसका समय मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक का होता था। जब से ईसा की पहली सदी के आसपास मानसून की दिशा मालूम हुई, व्यापारी लोगों ने उत्तरी पश्चिमी मानसून के सहारे जहाज़ों पर सवार होकर पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से चलकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया आना शुरू कर दिया और फिर उत्तर पूर्वी मानसून के उतरने पर पश्चिम की ओर लौटना शुरू कर दिया। भारत मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप पश्चिमी एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो गया। भारत उत्तर में हिमालय से और शेष 3 दिशाओं में समुद्रों से घिरा है। हिमालय साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली उत्तरी ध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोकता है। इस प्रकार हमारे देश की रक्षा करता है। यही कारण है कि उत्तर भारत की जलवायु लगभग पूरे साल काफ़ी गर्म रहती है। मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने से यहाँ लोगों को बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनने पड़ते और वे खुले में अधिक समय तक रह सकते हैं। दूसरे, हिमालय के बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर से होने वाले हमलों से देश से रक्षा करता है। ये बात उन दिनों में विशेष रूप से लागू थी जब औद्योगिक युग नहीं आया था, संचार के साधन इतने विकसित नहीं हुए थे। फिर भी उत्तर पश्चिम के सुलेमान पर्वत श्रृंखला, जो दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी है, खैबर, बोलन और गोमल दर्रों से पार की जा सकती थी। दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान की किरथार पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है, जिसे बोलन दर्रे से पार किया जा सकता था। इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच प्रागैतिहासिक काल से ही आवागमन होता रहा है। ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से अनेक लोग हमलावरों, प्रवासियों के रूप में भारत आए और यहाँ से वहाँ गए। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार, जो हिंदू कुश कहलाता है, हिंदू सिंधु अक्षांश के बीच पार कर लोग आते जाते थे। यह दर्रे एक और भारत, दूसरी ओर मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में बड़े सहायक थे। हिमालय में कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं थीं। कश्मीर की घाटी चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी है। उसमें अलग ही तरह की जीवन पद्धति विकसित कर ली, लेकिन यहाँ भी कई दर्रों से पहुँचा जा सकता था। घाटी में जाड़ा कड़ा पड़ता था और यहाँ अनेक लोगों सर्दियों में नीचे उतरकर मैदानों में चले जाते थे। गर्मियों में मैदानों के भेड़ बकरी चराने वाले यहाँ चले आते थे। इस तरह मैदान और इस घाटी के बीच एक आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बना हुआ था। कश्मीर को मध्य एशिया के इलाकों में बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र स्थल बनने में पामीर का पठार कोई बाधा नहीं उपस्थित करता था। नेपाल की घाटी आकार में छोटी है और गंगा के मैदानी इलाकों से लोगों को यहाँ पहुँचने में के लिए अनेक दर्रे ढूंढ निकाले।
कश्मीर की तरह नेपाल की घाटी में भी संस्कृत खूब उन्नत हुई और दोनों उपत्यकाएं संस्कृत पांडुलिपियों का बड़ा भंडार रही हैं। मैदानों की कछारी मिट्टी में पनपने वाले जंगलों की अपेक्षा हिमालय की तराइयों के जंगलों को साफ करना आसान था। इन तराइयों में बहने वाली नदियां कम चौड़ी थी, अंततः पार करना कठिन न था। यही कारण है कि आरंभिक यात्रा मार्ग हिमालय की तराइयों में पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर विकसित हुए। संभवतः इन कारणों से ईसा की 6ठी सदी में सबसे पुरानी कृषक बस्तियां इन्हीं इलाकों में बनी और यहीं से व्यापार के रास्ते अपनाए गए। ऐतिहासिक भारत का वक्षस्थल उन महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा से लबालब रहती हैं। नदियों के ये मैदान हैं सिंधु का मैदान, सिंधु गंगा जल विभाजक, गंगा की घाटी, ब्रह्मपुत्र की घाटी। ज्यों-ज्यों पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं त्यों वार्षिक वृष्टिमान क्रमशः 25 सेंटीमीटर से बढ़कर 250 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। 25 से 37 सेंटीमीटर वर्षा पोषित सिंधु प्रदेश के पेड़ पौधे और संभवतः 37 से 60 सेंटीमीटर द्वारा पोषित मध्य पश्चिमी गंगा घाटी के पेड़ पौधों को भी पत्थर और तांबे के औजारों से काटकर कृषि योग्य बनाना संभव था, परंतु 60 से 125 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित मध्य गंगा घाटी के जंगलों के बारे में ऐसा संभव नहीं था। 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा से पोषित ब्रह्मपुत्र घाटी के जंगलों के बारे में तो कतई संभव नहीं था। घने जंगलों और साथ ही कठोर भूमि वाले इन प्रदेशों को साफ करना लोहे के औजारों के बिना संभव नहीं था, परंतु लोहे के औजार बहुत बाद में विकसित हुए। प्राकृतिक संपदाओं का इस्तेमाल पहले कम वर्षा वाले पश्चिमी क्षेत्रों में किया गया। बड़ी बस्तियों का विस्तार आमतौर में पश्चिम से पूर्व की ओर ही होता गया। सिंधु और गंगा के मैदानों में शुरू हुई खेती और बढ़िया फसल होने लगी। इसके बाद एक संस्कृतियों का संभरण किया। सिंधु और गंगा के पश्चिमी मैदानों में मुख्यतः गेहूं और जौ की उपज होती थी, जबकि मध्य एवं निचले गंगा के मैदानों में मुख्यतः चावल पैदा किया जाता था। चावल गुजरात और विंध्य पर्वत के दक्षिण के लोगों की आय का मुख्य भोजन था। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास सिंधु घाटी में हुआ। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश पंजाब में हुआ। विकास पश्चिमी गंगा घाटी में हुआ। वैदिकोत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, मध्य गंगा घाटी में फली फूली और बाद में उसे गुप्त काल में उत्कर्ष मिला। अंत में असम सहित समूची ब्रह्मपुत्र घाटी आरंभिक मध्य युग में महत्व प्राप्त कर सका। प्रमुख शक्तियां घाटियों और मैदानों पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ती रहीं। इसमें भी ये शक्तियां गंगा यमुना दोआब के लिए विशेष रूप से लोलुप रहीं और इसके लिए संघर्ष करती रहीं। नदियां वाणिज्य और संचार की मानव धमनियां हैं। प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन था, इसलिए आदमी और वस्तुओं का आवागमन नावों से होता था। अंत नदी मार्ग सैनिक और वाणिज्य संचार में बड़े ही साधक हुए। अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ नावों के माध्यम से ही देश के दूर दूर स्थानों पर पहुंचाए गए। संचार के साधन के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही। इसके अलावा नदियों की बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलता था, उन्हें उपजाऊ बनाता था। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई थीं। इन नदियों की बाढ़ हर साल उत्तरी मैदान के गांव और शहर तबाह हो जाते थे। इस प्रकार अनेक प्राचीन इमारतें बाढ़ों में बहकर नष्ट हो गईं। फिर भी हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्र जैसे अनेक नगर और राजधानियां नदी तट पर बसी थीं और आजकल नए शहरों की स्थापना रेल या सड़क मार्गों के संगम पर ही की जाती है, अथवा औद्योगिक या खान वाले क्षेत्रों में नहीं। लेकिन औद्योगिक के आरंभ होने से पहले नगर अधिकतर नदी के तटों पर ही स्थित होते थे।